जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आप सभी दोस्तों का आज के इस महत्वपूर्ण क्लास में। आज हम बात करेंगे सभी महत्वपूर्ण अधिनियम के ऊपर। दोस्तों, क्लास में बढ़ने से पहले दोस्तों, सपने आपने देखा है, पूरा भी आपको ही करना होगा। आज संघर्ष है तो कल सफलता निश्चित रूप से होगी। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे वो सभी महत्वपूर्ण टॉपिक जो मैं आपके एग्जाम से पहले कवर कराऊंगा। ये सभी वो टॉपिक हैं आपके जनरल अवेयरनेस के और जीएस के, जहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। इनमें जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक हैं इनके ऊपर हम क्लास लेके आएंगे, और जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर एक टॉपिक से दो दो क्वेश्चन का स्ट्रॉन्ग बेनिफिट मिलेगा। बहुत कम समय में कंप्लीट टॉपिक रिवाइज कर लेंगे। चलिए आज का टॉपिक देख लेते हैं। क्लास में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं, इस टॉपिक से क्वेश्चन थोड़े से डेप्थ में बनेगा, ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्टली आपके एग्जाम से रिलेटेड है। और एक महत्वपूर्ण बात, पहले हम इसको जीके वन लीनियर फॉर्मेट में देखेंगे, क्वेश्चन और आंसर और डिटेल। लास्ट में दोस्तों हम मॉक टेस्ट लगाएंगे और आप पूरे ईमानदारी से पढ़ना, ठीक है, क्योंकि आपके सपने हैं, ठीक है, और मेहनत करना है, तो पूरी ईमानदारी से पढ़ना, लास्ट में टेस्ट भी लगाना। तो चलिए अपना दो क्वेश्चन पक्का करते हैं। पहला क्वेश्चन तो आपके सामने ही है, इसको देख लीजिए। भारतीय न्याय संहिता 2023 ने किस पुराने कानून का स्थान लिया है? तो दोस्तों आईपीसी 1860 का स्थान लिया है, ये आपको पता होना चाहिए। भारतीय दंड संहिता 1860 का स्थान लिया है। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं, वो क्या है? जैसे पहले जो आईपीसी में 511 धाराएं थी, ठीक है, और अब उन धाराओं की संख्या घटा के 358 धाराएं कर दी गई हैं। ये आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद नया दंड, यहाँ पे देखिए एक नया दंड विधान क्या है। अगर कोई छोटा मोटा अपराधी है, ठीक है, कोई छोटे मोटे अपराध में वो पकड़ा गया है, तो उसको दंड के रूप में अब जो सामुदायिक सेवा है, सामुदायिक सेवा मतलब जैसे मान लीजिए अगर कोई डिस्ट्रिक्ट है तो मुख्यालय के आसपास की सफाई हो सकती है, या फिर डिस्ट्रिक्ट में कोई पार्क है तो उसके कचरा साफ करने या फिर निगरानी रखने की जिम्मेदारी दी जा सकती है, ठीक है। तो ये है सामुदायिक सेवा के रूप में ऐसी सेवाएं कराई जाएंगी। बढ़िया पहल है। देशद्रोह क्या है दोस्तों? पहले पुरानी धारा 124A के अंतर्गत देशद्रोह का परिभाषा या फिर उसके अंतर्गत डिफाइन किया जाता था, ठीक है, लेकिन अब वो धारा हटाकर 152 कर दिया गया है। तो ये चीज आप याद रखेंगे, पहले राजद्रोह के नाम से जाना जाता था, अब उसको हम देशद्रोह के नाम से जानेंगे 152 के तहत, ठीक है। तो ऐसे ही हम डिटेल में पढ़ के चलेंगे, तभी हमारा एग्जाम अच्छे से निकलेगा। यहाँ पे देखिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS 2023 के तहत जांच की समय सीमा क्या है? तो दोस्तों ये डायरेक्टली आपसे पूछा जाएगा। तो 90 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल करना अनिवार्य है, ठीक है, तो याद रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए 0 FIR आपसे पूछा जा सकता है कि क्या है, स्टेटमेंट दे देगा, ठीक है। तो आप याद रखेंगे किसी भी थाने में FIR दर्ज की जा सकती है इसके अंतर्गत, चाहे अपराध कहीं भी हुआ हो, ठीक है, इसको हम कहेंगे 0 FIR। यहाँ पे देखिए वीडियोग्राफी क्या है? तलाशी और जब्ती के दौरान अब वीडियोग्राफी करना कानूनी रूप से अनिवार्य है। पता चले कोई मतलब बेगुनाह है, जबरदस्ती उसका मतलब उसके पास में रख के उसके बाद उसको फंसा दिया गया, ठीक है, तो नहीं, आपको वीडियोग्राफी करना जरूरी होगा। डिजिटल समन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अदालती समन अब व्हाट्सएप या ईमेल के माध्यम से भी भेजा जा सकता है, ठीक है, याद रखेंगे। आइए बात करते हैं अगले टॉपिक और अगले प्रश्न पे। यहाँ पे देखिए आपसे पूछा जा रहा है भारतीय सुरक्षा अधिनियम BSA 2023 में डिजिटल साक्ष्य की क्या स्थिति है? तो दोस्तों स्मार्टफोन, लैपटॉप और क्लाउड डेटा को भी अब प्राथमिक साक्ष्य माना गया है, ठीक है। उसके बाद इसमें इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के रूप में क्या है? तो ईमेल हुआ, सर्वर लॉग हुआ, संदेशों को अब सीधे कोर्ट में पेश किया जा सकता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के रूप में। याद रखिएगा। वीडियो गवाही की बात करें तो अब गवाहों को अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गवाही देने की अनुमति है, ठीक है। उसके बाद धारा 63 यानी कि 63 की बात करें तो डिजिटल साक्ष्य की सत्यता के लिए विशेष प्रमाण पत्र आवश्यक है, ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं अगले टॉपिक और अगले प्रश्न के ऊपर। SC/ST जो एट्रोसिटी एक्ट है, आपको पता होगा, अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धारा 18 ये क्या कहती है?
तो दोस्तों अब बताइए क्या कहती है। इस अधिनियम के तहत आरोपियों को अग्रिम जमानत नहीं मिलेगी, एंटीसिपेटरी बेल। ठीक है, तो एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलेगी 18A के तहत, याद रखेंगे। यहाँ पे त्वरित एफआईआर की बात करें तो किसी भी प्रारंभिक जांच या वरिष्ठ अधिकारी की अनुमति के बिना सीधे एफआईआर हो सकता है। ठीक है। आर्थिक राहत, अगर कोई पीड़ित व्यक्ति है उसको 7 दिनों के भीतर सरकार सहायता राशि प्रदान करने का नियम है। विशेष न्यायालय की बात करें, प्रत्येक जिले में इन मामलों के लिए विशेष अदालतों का गठन होगा। ठीक है, तो ये सभी महत्वपूर्ण बातें याद रखिएगा। अगला, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आपातकालीन सूचना की जो समय सीमा है वो क्या है। तो दोस्तों अगर हम बात करें व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से जुड़ी सूचना, तो उसको 48 घंटे के अंदर, ठीक है, जो सूचना मुख्य अधिकारी हैं वो देंगे। उसके बाद यहाँ पे सामान्य अवधि की बात करें तो दोस्तों 30 दिनों की बात होती है। ठीक है। उसके बाद जुर्माना, सूचना में देरी अगर अधिकारी करते हैं तो उनके ऊपर प्रतिदिन 250 रुपया से लेकर 25,000 रुपये तक का दंड का प्रावधान किया गया है। उसके बाद धारा 8 की बात करें इसमें, तो राष्ट्र की सुरक्षा और अखंडता से जुड़ी जानकारी अगर सूचना अधिकारी नहीं देना चाहते हैं तो नहीं देंगे, अगर उनको लगता है कि इससे राष्ट्र की सुरक्षा और अखंडता बाधित होगी। यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के तहत दहेज लेने या देने पर क्या सजा है। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि आप अधिकारी बन गए दरोगा जी और उसके बाद फरमाइश कर रहे हैं नहीं हमको 12 लाख और एक 4 व्हीलर चाहिए, तो ऐसा मत कीजिएगा। ठीक है, तो ये अपराध है, आपको पता होना चाहिए। हाँ, अगर छोटा मोटा गिफ्ट पत्नी के माध्यम से जैसे मान लीजिए उनको मिल गया है और आपने दावा नहीं किया है, फिर मांगा नहीं है मुंह खोल के, तो अच्छी बात है। ठीक है, वैसे भी दहेज लेना बहुत बुरी बात है, समाज की एक कुप्रथा है और आप कल को चल के एक अच्छे व्यक्ति बनेंगे, तो दहेज की लालसा रखना ही गलत बात है। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब बात कर लेते हैं टॉपिक पे। न्यूनतम 5 वर्ष का कारावास और 15,000 रुपया जुर्माना के रूप में देना होगा। ठीक है, शून्य समझौता क्या है, दहेज के लेन देन के लिए किया गया कोई भी एग्रीमेंट कानून अमान्य होगा। ठीक है, याद रखेंगे ये शून्य समझौता। विज्ञापन, दहेज के लिए विज्ञापन देने पर 6 महीने से 5 वर्ष तक की जेल, धारा 4A के अंतर्गत। अब विज्ञापन क्या है, जैसे मान लीजिए अब आप अधिकारी बन गए, ठीक है, आपने विज्ञापन दे दिया, आपने मैट्रिमोनियल साइट पे लिख दिया अगर ऐसा कुछ कि मेरा इतना डिमांड है, ठीक है, ऐसा कोई विज्ञापन अगर आ गई नजर में तो भाई खैर नहीं है। ठीक है, तो 6 महीने से लेके 5 वर्ष तक की जेल हो सकती है, धारा 4A के अंतर्गत लिखित बात है। ठीक है, निषेध अधिकारी, हर जिले में दहेज रोकने के लिए विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी, उन्हें हम निषेध अधिकारी के रूप में जानेंगे। तो ये आपके हर एक पुलिस के स्तर के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बात है। अगला टॉपिक, घरेलू हिंसा से महिलाओं का जो संरक्षण अधिनियम 2005 का है, ये कब लागू हुआ। तो दोस्तों ये लागू हुआ 26 अक्टूबर 2006 को, याद रखिए, दिमाग में गांठ बांध लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए साझा घर क्या है, दायरा क्या है और संरक्षण आदेश क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जानिए। पीड़िता जो महिला है, जो जिस महिला को पीड़ित किया जा रहा है, ठीक है, दुखी किया जा रहा है, को उसी घर में रहने का अधिकार है जहां वह अपराधी के साथ रहती थी। ठीक है, मान लीजिए अगर आपके घर में, मतलब ऐसा नहीं होगा आपके घर में, मतलब आप लोग सज्जन हैं, लेकिन अगर ऐसा हो कि आपके भाभी को प्रताड़ित किया जा रहा हो, ठीक है, तो अगर उन्होंने दावा कर दिया तो उनको आपके घर में ही रहने का अधिकार होगा। ठीक है, जिसको हम साझा घर के रूप में देखेंगे। ठीक है, अपराधी आप ही होंगे। अब दायरे की बात करें तो दोस्तों इसमें पत्नी के अलावा लिव इन पार्टनर, माँ और बहन को भी सुरक्षा प्राप्त है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए संरक्षण आदेश क्या है, मजिस्ट्रेट अपराधी को महिला के पास जाने या संपर्क करने से रोक सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए जिस महिला के साथ अगर डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है तो जो अपराधी व्यक्ति है उसको, मतलब उसके कमरे में, जैसे मान लीजिए अगर आपके या फिर किसी के भी, आपके नहीं किसी के भी फैमिली में, तो जिस व्यक्ति ने उन्हें प्रताड़ित किया है उनको उनके पास में जाने से, उनके कमरे के आसपास भटकने से रोक लगा सकता है मजिस्ट्रेट। ठीक है, तो ये है संरक्षण आदेश। यहाँ पे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर।
सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66F का संबंध किससे है? बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि आजकल साइबर टेररिज्म बहुत एक्सट्रीम लेवल पे है। आपको भी कई बार फ्रॉड आपके साथ होने से बाल बाल बचा होगा, क्योंकि आप शिक्षित हैं। आपको भी लॉटरी लगवाई गई होगी, 2 लाख की, 25 लाख की लगाई गई है। जिनके साथ ऐसा हुआ है कमेंट में जरूर बताइए कि हाँ मेरे साथ हुआ था। ठीक है, तो अगर ऐसे में कोई पकड़ा जाता है दोस्तों, तो उसके लिए क्या है, आजीवन कारावास, ठीक है, इतना सजा दिया जा सकता है। उसके बाद अश्लीलता, जैसे मान लीजिए इंटरनेट पर अश्लील सामग्री प्रसारित करना, ठीक है, धारा 67 के तहत अपराध है। याद रखिएगा, जैसे होता है ना, बहुत सारे एमएमएस लोग इधर उधर वायरल करते हैं, अगर आ गया आपका नाम, ठीक है, तो आप धारा 67 के तहत अपराधी माने जाएंगे। लागू नीति, अब यह अधिनियम 17 अक्टूबर 2000 को भारत में लागू हुआ था, आपको याद रखना है। बहुत महत्वपूर्ण था ये वाला पोर्शन। देखिए सभी के सभी इसमें इंपॉर्टेंट ही हैं, ये आपके पीवाईक्यू के बेसिस पे तैयार किए गए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत लोक सेवक के खिलाफ जांच हेतु क्या अनिवार्य है? जैसे आप लोक सेवक कल को बनेंगे, अगर आपके ऊपर आरोप लगा कि आप भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, तो आपके ऊपर जांच है तो आपके खिलाफ क्या अनिवार्य है? तो दोस्तों जो सक्षम अधिकारी होंगे सरकार के, उनकी पूर्व अनुमति धारा 17A के अंतर्गत अनिवार्य है। उसके बाद इसमें देखिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म, जैसे रिश्वत देना, तो 2018 संशोधन के बाद अब रिश्वत देने वाला भी 7 साल का जेल काटने का, ठीक है, हकदार होगा। जैसे मान लीजिए अगर कोई रिश्वत देते हुए पकड़ा गया, तो उसको भी 7 साल की सजा हो जाएगी। उसके बाद संपत्ति कर की, अब भ्रष्टाचार से अगर आपने लोक सेवक के पद पे रहते हुए भ्रष्टाचार से धन अर्जित किया है, तो उसको सरकार जब्त करेगी। विशेष जज की बात है, तो इन मामलों की सुनवाई केवल विशेष न्यायाधीशों द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न, किशोर न्याय में, ठीक है, किशोर न्याय एक अधिनियम है 2015 का, इसमें 16 से 18 वर्ष के किशोरों के लिए क्या नियम है? तो दोस्तों जघन्य अपराधों जैसे हत्या, बलात्कार में उन पर वयस्क की तरह मुकदमा चल सकता है, जो कि बहुत जरूरी है। सीधे सीधे फांसी दो, सीधे सीधे इनको आजीवन कारावास दो, क्योंकि अगर 16 से 18 वर्ष का बच्चा है तो वो बच्चा आजकल नहीं है, उसको सब कुछ पता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें जेजेबी की भूमिका, ठीक है, अब यहाँ पे किशोर न्याय बोर्ड, यहाँ पे क्या है, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की बात करें तो किशोर न्याय बोर्ड में तय करता है कि ये मामला सामान्य अदालत में जाएगा या नहीं। ठीक है, तो याद रखेंगे, गोपनीयता, अपराधी बच्चे की पहचान या फोटो किसी भी स्थिति में सार्वजनिक नहीं की जा सकती है, जबकि की जानी चाहिए, तभी ये किशोर बच्चे डरेंगे। ठीक है, जो एडोलेसेंट हैं। यहाँ पे देखिए सुधार गृह की बात करें तो बच्चों को जेल के बजाय प्रेक्षण गृह में रखा जाता है, जो कि ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन इनके ऊपर और अच्छे से कुटाई इनकी होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये 15-16 साल के बच्चे नहीं रह जा रहे हैं। अगला प्रश्न, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों ये ह्यूमन राइट कमीशन से रिलेटेड है, तो राष्ट्रपति करते हैं एक उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश पर। ठीक है, अब यहाँ पे कार्यकाल की बात करें तो अध्यक्ष का जो कार्यकाल है वो 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक होता है। याद रखिएगा, शक्ति क्या है, आयोग के पास गवाहों को बुलाने के लिए दीवानी न्यायालय की शक्तियां होती हैं, जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष होते हैं। उसके बाद जेल निरीक्षण की बात करें तो आयोग बिना किसी पूर्व सूचना के जेलों का निरीक्षण कर सकता है, जो कि करता है। और जानते हैं आप लोग, एक बड़े ही बेकार जगह पे जाके अड़चन फैलाता, अरे भाई जो अपराधी है उसके ह्यूमन राइट की बात क्यों करना? अगर कोई सिद्ध अपराधी है, बलात्कारी है या फिर मर्डरर है, उसको जाके ये लोग प्रोटेक्ट करते हैं। भाई ये बहुत गलत चीज है। ठीक है, मुझे लगता है इस चीज में रिफॉर्म की जरूरत है। भाई मारो कूटो जो ऐसे अपराधी हैं, है ना। अगला प्रश्न, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत सर्वोच्च सुरक्षा किसे प्राप्त है? तो दोस्तों अनुसूची 1 में शामिल जानवरों को। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की बात करें तो आप याद रखेंगे, ठीक है, सर्वोच्च सुरक्षा किसे प्राप्त है? अनुसूची 1 यानी शेड्यूल 1 में जो सम्मिलित जानवर हैं, जैसे बाघ। अब शिकार पर रोक, अनुसूची 1 के जीवों पर, ठीक है, अगर कोई शिकार करता है तो उसके ऊपर कठोर
से कठोर जेल और जुर्माना का प्रावधान किया जाएगा। प्राधिकरण, इसके तहत जो राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड है उसका गठन किया गया है। लागू तिथि क्या है? ये अधिनियम जो है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 9 सितंबर 1972 से ही लागू हुआ था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, मोटर जो व्हीकल एक्ट है जिसमें संशोधन हुआ था, मोटर वाहन अधिनियम 2019 का, ठीक है, उसके अनुसार बिना लाइसेंस गाड़ी चलाने वाले पर जुर्माना क्या है? तो दोस्तों 5,000 से लेकर, ठीक है, पहले ये 500 था, अब 5,000 है, ठीक है। तो हैं कुछ बंदर टाइप के लोग, मेरे घर पे भी हैं कुछ बंदर टाइप के लोग, ठीक है, अभी तक उनका डीएल नहीं है और वो गाड़ी चलाते हैं, ठीक है। तो ऐसा ना हो कि कोई पुलिस अधिकारी इस लेक्चर को सुन रहा हो और आके पकड़ ले, तो नहीं भाई, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए नाबालिग की बात करें, यदि बच्चा गाड़ी चलाता है तो गाड़ी मालिक अभिभावक को 3 साल की जेल, ठीक है, हो सकती है। यदि कोई बच्चा है, जैसे ये भी मेरे घर पे ही पाए जाने वाले लोग हैं, परिवार में नाबालिग हैं लेकिन गाड़ी चलाते हैं, ठीक है, तो अगर भाई पकड़ में आए तो आप मार देना, फाइन वाइन, ठीक है। तो नाबालिग की बात है, ठीक है, आपके भी घर पे होंगे, तो 3 साल की जेल की बात की जा रही है। शराब पीकर ड्राइविंग, अगर पहली बार कोई शराब पीकर, ठीक है, ड्राइविंग करता है तो उसके लिए 10,000 जुर्माना है और जेल का प्रावधान है, ठीक है, पहली बार में ही। उसके बाद नेक फरिश्ता की बात करें, यहाँ नेक फरिश्ता का क्या कॉन्सेप्ट है? घायल की मदद करने वाले गुड, ठीक है, गुड समरिटन, इनको मतलब नेक फरिश्ता या गुड समरिटन की उपाधि दी गई है, को कानूनी सुरक्षा की बात की जा रही है, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं अगले टॉपिक पे। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 बहुत पूछा जाता है, याद रखेंगे। इसको और क्या कहा जाता है, ऐसा प्रश्न है। तो दोस्तों इसको छाता अधिनियम के रूप में जानते हैं, अम्ब्रेला एक्ट के रूप में जानते हैं, ठीक है। अब भोपाल गैस त्रासदी, यह अधिनियम 1984 की त्रासदी के जवाब में बनाया गया था, ठीक है। और सरकारी शक्ति, इसको केंद्र सरकार के किसी भी प्रदूषक उद्योग की बिजली पानी बंद ये कर सकती है, ठीक है, तो याद रखेंगे। और दंड क्या है? नियमों के उल्लंघन करने पर 1 लाख रुपया जुर्माना और 5 साल की कैद हो सकती है इसके उल्लंघन के बाद। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत ये बातें मेंशन है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के तहत हिरासत की अवधि क्या है? तो दोस्तों अधिकतम 12 महीने, याद रखिएगा। बिना वारंट, पुलिस किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना वारंट हिरासत में ले सकती है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के तहत, ठीक है। उसके बाद आधार क्या? देश की सुरक्षा और आवश्यक सेवाओं की पूर्ति में अगर वो बाधा पहुंचाता है कोई व्यक्ति, तो ये उसके लिए प्रावधान है। वकील की बात करें तो इस एक्ट में हिरासत के दौरान वकील की मदद लेने का अधिकार सीमित होता है ना, कि अगर आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन या फिर आपको ऐसे गिरफ्तार किया जा रहा है तो आप कहते हो नहीं मेरा तो राइट है, मुझे तो कॉन्स्टिट्यूशन ने फंडामेंटल राइट दिया है, ठीक है। आर्टिकल मेंशन कीजिएगा, 20 है या 22 है, बताइएगा मुझे, जिसके अंतर्गत आप जाके कानूनी सहायता ले सकते हैं। आइए बात करते हैं अगले टॉपिक पे। पोक्सो एक्ट 2012 के तहत बच्चा कौन है? तो दोस्तों 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति वो बच्चा कहलाएगा, ठीक है। जेंडर न्यूट्रल क्या बात है? यह कानून लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए समान है पोक्सो एक्ट के अंतर्गत, जेंडर न्यूट्रल। उसके बाद अनिवार्य रिपोर्टिंग क्या है? बच्चों के प्रति अपराध की जानकारी पुलिस को न देना भी अब दंडनीय है, ठीक है। अनिवार्य रिपोर्टिंग इसको हम कहेंगे। स्पेशल कोर्ट की बात करें तो इन मामलों के लिए विशेष अदालतों का प्रावधान किया गया है, याद रखेंगे। अगर आपको दिखता है कोई 18 वर्ष के नीचे का बच्चा, आपको दिख रहा है कि उसके साथ अपराध हो रहा है, और अगर आपने देख के और इग्नोर कर दिया तो आपके ऊपर भी कार्रवाई होगी, उसको हम अनिवार्य रिपोर्टिंग के अंतर्गत देखेंगे। भाई जिम्मेदारी है, पूरे देश की जिम्मेदारी है। अगला प्रश्न, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो दोस्तों देह व्यापार के लिए मानव तस्करी को रोकना, इसका मतलब क्या है? लक्ष्य है। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 का, ठीक है। सार्वजनिक स्थान क्या होता है इसके अंतर्गत? स्कूल या मंदिर के 200 मीटर के भीतर देह व्यापार पूरी तरह प्रतिबंधित है, याद रखेंगे, ठीक है। स्कूल या मंदिर के 200 मीटर के भीतर, याद रखिएगा, ये प्रोस्टिट्यूशन की बात हो रही है।
वेश्यालय, वेश्यालय क्या है? वेश्यालय चलाना या उसे किराए पर देना 1 से 3 साल की सजा वाला अपराध है, ये भी याद रखना है। पुनर्वास की बात करें तो पीड़ितों को सुरक्षात्मक घरों में सुधार के लिए भेजा जाता है। जैसे मान लीजिए अगर इसके अंतर्गत मतलब कोई महिला ऐसी पाई गई ऐसी अवस्था में, तो उसको पीड़ित के रूप में देखा जाएगा और उसको सुरक्षात्मक घरों में सुधार के लिए भेजा जाएगा। ठीक है, अगला पीआईएल की अवधारणा। ठीक है, जनहित याचिका की अवधारणा किसके द्वारा शुरू की गई? तो दोस्तों जस्टिस पीएन भगवती और जस्टिस वीआर कृष्णा अय्यर के द्वारा शुरू की गई थी और ये महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। अभी जो यूजीसी का आया ना, रिफॉर्म आया था, उसके अगेंस्ट जाके लोग मतलब धरना दे रहे थे। ठीक है, तो वो 2016-2019 में 2 बच्चों के साथ हुआ था अपराध। ठीक है, उनको उनके साथ रैंगिंग हुई थी, जातिगत भेदभाव हुआ था, जो ओबीसी कम्युनिटी से थे, उन्होंने आत्महत्या कर ली थी, तो पीआईएल दायर हुआ था। ठीक है, और पीआईएल इसलिए टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो याद रखेंगे जस्टिस पीएन भगवती और जस्टिस वीआर कृष्णा की पहल थी ये। ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। अब यहाँ पे देखें संविधान में पीआईएल केवल सुप्रीम कोर्ट यानी आर्टिकल 32 या हाई कोर्ट आर्टिकल 226 में ही डाली जा सकती है। ठीक है, संविधान की बात करें तो केस की बात करें तो हुसैन आरा खातून केस को पहली प्रमुख पीआईएल माना जाता है। याद रखेंगे उद्देश्य क्या है? गरीब और कमजोर वर्ग के अधिकारों को, ठीक है, उनकी कानूनी रक्षा करना। चलिए बात करते हैं अगले टॉपिक के ऊपर। राष्ट्रीय हरित अधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल अधिनियम 2010 का मुख्य कार्य क्या है? तो दोस्तों पर्यावरण से संबंधित जो कानूनी अधिकार हैं, ठीक है, उन अधिकारों का प्रवर्तन और विवादों का निपटारा करना नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का क्या है? मुख्य कार्य है। 2010 में बना था, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, समय सीमा क्या है? तो दोस्तों इसको 6 महीने के भीतर मामले का फैसला सुनाना होता है। मुख्यालय इसका कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, इसकी बेंच नई दिल्ली में है और 4 क्षेत्रीय बेंच भी हैं। कहाँ कहाँ पे? भोपाल में भी है, पुणे में भी है, कोलकाता और चेन्नई में भी है। ठीक है, तो इसके 4 क्या है? क्षेत्रीय बेंच भी हैं और इसका मुख्य बेंच नई दिल्ली में है। दंड क्या है? आदेश न मानने पर 10 करोड़ तक का जुर्माना लग सकता है। बहुत हैवी जुर्माना है भाई साहब। अगला देखिए, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की जो धारा 51 है में क्या प्रावधान है? तो अपराधों के लिए दंड और जुर्माना का निर्धारण करना। ठीक है, याद रखेंगे कठोरता इसमें क्या है? गंभीर अपराधों जैसे बाघ का शिकार अगर किसी ने किया है उसके लिए न्यूनतम 3 साल और अधिकतम 7 साल तक का जेल हो सकता है। जब्ती, इसमें जब्ती क्या की जाएगी? अवैध, अगर मान लीजिए कोई इलीगली, ठीक है, अवैध रूप से प्राप्त वन्य जीव अंगों और शिकार में प्रयुक्त वाहनों को जब्त करने की शक्ति है। ठीक है, तो ये धारा 51 की बात हो रही है। गैर जमानती, इस अधिनियम के तहत अधिकांश गंभीर अपराध और गैर जमानती श्रेणी में ये आते हैं। तो ऐसा न हो कि कभी आप जंगल घूमने गए और शेर ने शिकार करने की कोशिश करी और आपने शेर का शिकार कर दिया, फिर सरकार आपका शिकार कर देगी। ठीक है, ऐसा नहीं है। डिफेंस में अगर करते हैं तो कोई बात नहीं है। ठीक है, उसमें जांच होगा और आप छूट जाएंगे। लेकिन अगर आपने इंटेंशनली आपने हथियार रखा है और फिर इंटेंशनली आप गए हैं मारने, तो फिर ऐसी स्थिति में तो भाई बचना मुश्किल है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अन्य प्रश्नों पे। अगला प्रश्न है मानहानि के लिए भारतीय न्याय संहिता 2023 में क्या सजा है? तो दोस्तों अगर आपका मानहानि होता है, आपके साथ डिफेमेशन जैसी स्थिति बनती है, तो साधारण कारावास और 2 वर्ष तक का, ठीक है, ये साधारण कारावास बढ़ाया जा सकता है अगर किसी ने आपकी मानहानि करी है, मतलब आपके सम्मान के ऊपर ठेस पहुंचाया है, और जुर्माना या दोनों या फिर सामुदायिक सेवा जैसा दंड दिया जा सकता है। ठीक है, अब इसमें एक नया विकल्प वही कम्युनिटी सर्विस अपराध के रूप में, अगर छोटा मोटा अपराध है तो उसको सामुदायिक सेवा में लगाया जाएगा। ठीक है, अपवाद क्या है इसमें? सत्य कथन जिसे जनहित में प्रकाशित किया गया हो वो मानहानि नहीं माना जाएगा। अगला प्रश्न, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की बात हो रही है, उसकी धारा 8 का, ठीक है, क्या प्रावधान करती है धारा 8? तो दोस्तों सजायाफ्ता अपराधियों यानी नेताओं को चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित करना। ठीक है, धारा 8 के अंतर्गत है। प्रश्न आपसे बन सकता है, अगर कोई नेता, ठीक है, अगर किसी अपराध में जो सजायाफ्ता टाइप का कोई अपराध है, ठीक है, उसमें अगर पाया जाता है लिप्त, तो उसको निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत चुनाव लड़ने से, ठीक है, रोका जा सकता है या अयोग्य घोषित किया जा सकता है? तो धारा 8
किसका बताइए? रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के सेक्शन या धारा 8 के अंतर्गत। याद रखेंगे, फोर्सफुली कह रहा हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सारा का सारा इंपॉर्टेंट है लेकिन ये ज्यादा ही है। अयोग्यता की बात करें, यदि किसी जनप्रतिनिधि को 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा होती है तो वह तुरंत अयोग्य हो जाता है, ये भी है, ठीक है। ये क्या है? सजायाफ्ता अपराधी। उसके बाद अवधि की बात करें तो रिहाई के बाद भी वह व्यक्ति अगले 6 वर्षों तक चुनाव नहीं लड़ सकता है, ठीक है। लिली थॉमस केस एक हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के बाद सजा मिलते ही तुरंत अयोग्यता का नियम अनिवार्य किया था, ये भी आप याद रखेंगे, लिली थॉमस का केस। अगला देखिए क्या है, यहाँ पे आर्म्स एक्ट 1959 की बात हो रही है, शस्त्र अधिनियम। इसके तहत बिना लाइसेंस हथियार रखने पर क्या सजा है? लाइसेंस भी नहीं है और घर में आप कट्टा रखे हो, ठीक है, तो क्या होगा? इसके लिए न्यूनतम 7 वर्ष का कारावास जो आजीवन कारावास तक हो सकता है, और ये धारा 25 के अंतर्गत इसमें मेंशन है, ठीक है। अब प्रतिबंधित हथियार कौन कौन से हैं? जैसे ऑटोमेटिक हथियार, अवैध निर्माण या व्यापार करने पर मृत्यु दंड तक का प्रावधान है, ठीक है, जो ऑटोमेटिक हथियार होते हैं ना उनके बारे में। लाइसेंस की बात करें तो दोस्तों शस्त्र लाइसेंस जारी करने की शक्ति जिला मजिस्ट्रेट यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास होती है। संशोधन अधिनियम 2019 की बात करें, अब एक व्यक्ति अधिकतम 2 लाइसेंस शुदा हथियार को मतलब, ठीक है, अपने पास रख सकते हैं अगर आपके पास लाइसेंस है तो, ठीक है। इसके ऊपर चलिए अगला प्रश्न, विदेशी अंशदान नियमन अधिनियम 2010 का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऐसा आपसे प्रश्न बन सकता है। तो दोस्तों विदेशी चंदा जो होता है, फॉरेन फंडिंग की दुरुपयोग को रोकना और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा करना, ठीक है, ये विदेशी अंशदान नियमन अधिनियम 2010 का मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। उसके बाद पंजीकरण की बात करें तो किसी भी एनजीओ को विदेशी चंदा लेने के लिए गृह मंत्रालय में पंजीकरण कराना अनिवार्य है। प्रतिबंध क्या है? चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार, पत्रकार, न्यायाधीश और सरकारी कर्मचारी विदेशी चंदा नहीं ले सकते हैं, ये सबसे बढ़िया प्रतिबंध है, ठीक है। उसके बाद बैंक खाता की बात करें, बैंक खाता में विदेशी चंदा केवल एसबीआई की नई दिल्ली मुख्य शाखा के निर्दिष्ट खाते में ही प्राप्त किया जा सकता है। तो दोस्तों ध्यान से, ठीक है, अगर चंदा वंदा आप ले रहे हैं कहीं से तो ध्यान से। अगला आपदा प्रबंधन अधिनियम, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 का अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें, भारत के प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 की बात हो रही है, और अगर 2005 नहीं अब डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की भी बात हो तो कौन होंगे इसके अध्यक्ष? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्तर पर। राज्य स्तर पर कौन होगा? मुख्यमंत्री होंगे। जिला स्तर पर जिला मजिस्ट्रेट होंगे। दंड इसमें क्या होगा? तो दोस्तों आपदा के समय झूठी चेतावनी फैलाना या राहत कार्यों में बाधा डालने पर जेल या जुर्माने का प्रावधान किया गया है, ठीक है। अगला टॉपिक, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 के तहत आतंकवादी किसे घोषित किया जा सकता है? तो दोस्तों 2019 के संशोधन के बाद अब व्यक्तियों को भी आतंकवादी घोषित किया जा सकता है, ठीक है, ऐसे एक इंडिविजुअल्स को भी। अब एनआईए की शक्ति क्या है? तो दोस्तों यहाँ पे एनआईए के जो महानिदेशक हैं को आतंकवादी गतिविधियों से जुड़ी संपत्ति को जब्त रखने का अधिकार है, ठीक है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बात हो रही है। हिरासत की बात करें तो इस एक्ट के तहत बिना चार्जशीट के आरोपी को 180 दिनों तक जेल में रखा जा सकता है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अधिकार, केंद्र सरकार किसी संगठन को प्रतिबंधित घोषित करने की शक्ति रखती है, ठीक है, केंद्र सरकार के पास शक्ति है, किसी संगठन को प्रतिबंधित घोषित कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगला क्या है, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 की बात हो रही है। मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 ने आत्महत्या के प्रयास को लेकर क्या बदलाव किया है? तो दोस्तों इसे आत्महत्या के प्रयास यानी पुरानी जो आईपीसी धारा 309 थी को प्रभावी रूप से अपराध मुक्त डीक्रिमिनलाइज कर दिया है, ठीक है, याद रखेंगे। आत्महत्या के प्रयास को लेकर ये बदलाव है अगर मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम की बात करें तो, ठीक है। उसके बाद तनाव का आधार उसमें क्या है?
कानून मानता है कि आत्महत्या का प्रयास करने वाला व्यक्ति अत्यधिक मानसिक तनाव में है, अतः उसे सजा नहीं उपचार मिलना चाहिए। ठीक है। उपचार का अधिकार, मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति को सम्मान के साथ रहने और मुफ्त कानूनी सहायता पाने का अधिकार है। ठीक है। यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स कन्वल्सिव थेरेपी है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है, ये इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी है। बच्चों के लिए बिजली के झटके के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे, शॉक थेरेपी जो दिया जाता है बच्चों को वो नहीं दिया जा सकता है। ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है? बेनामी संपत्ति लेन देन निषेध अधिनियम 1988 के तहत बेनामी का अर्थ क्या है? तो दोस्तों यहाँ पे बेनामी का अर्थ है वह संपत्ति जो किसी एक व्यक्ति के नाम पर खरीदी गई हो लेकिन उसका भुगतान किसी दूसरे व्यक्ति ने किया हो। ठीक है, उसको कहेंगे हम बेनामी संपत्ति। ठीक है। इसमें देखिए जब्ती की बात करें, सरकार के पास ऐसी किसी भी संपत्ति को बिना मुआवजा दिए जब्त करने का अधिकार है। सजा, इसमें दोस्तों जो दोषी पाया जाएगा उसको 1 से 7 वर्ष तक कठोर जेल और संपत्ति के बाजार मूल्य का 25% तक जुर्माना देने का प्रावधान है। ठीक है। उसके बाद अपवाद, पत्नी या बच्चों के नाम पर खरीदी गई संपत्ति बेनामी नहीं मानी जाती है। ठीक है। तो यही तो किया जाता है इसमें पत्नी या बेटे के नाम से खरीद लिया जाता है। चलिए यहाँ पे अगला देखिए, किशोर न्याय की बात करें, इसमें 2015 की धारा 75 किस अपराध के लिए दंड देती है? तो दोस्तों बच्चों के प्रति क्रूरता, क्रुएल्टी टू चाइल्ड करने वाले व्यक्ति के लिए है ये धारा 75। ठीक है। यहाँ पे सजा क्या है? यदि कोई देखभाल करने वाला व्यक्ति बच्चे को मारता है, छोड़ देता है या मानसिक पीड़ा देता है, ठीक है, उसे 3 साल की जेल हो सकती है। याद रखेंगे धारा 75 के अंतर्गत किशोर न्याय 2015 की बात हो रही है। अस्पताल का दायित्व, यदि कोई अस्पताल बच्चे को छोड़ता है तो सजा और जुर्माना दोनों बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। संज्ञेय अपराध, बच्चे के प्रति क्रूरता एक संज्ञेय और गैर जमानती अपराध माना जाता है, याद रखेंगे। ठीक है। अगला आज का जो लास्ट टॉपिक है वो देखिए, उसके बाद हम मॉक लगाएंगे। ठीक है। यहाँ पे देखिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 का है। ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, और ने 1986 कानून में क्या बड़ा बदलाव किया। ठीक है, तो इसमें जो ई कॉमर्स है, ऑनलाइन जो शॉपिंग है और जो भ्रामक विज्ञापन है उसको भी शामिल किया गया इसमें। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए बात वही हो रही है, कंज्यूमर जो प्रोटेक्शन एक्ट की बात है। उपभोक्ता अधिकारों को लागू करने के लिए केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण का गठन किया गया है। किसका? CCPA का। ठीक है। अब क्षेत्राधिकार क्या है? अब उपभोक्ता वहां भी शिकायत दर्ज कर सकता है जहां वह खुद रहता है। पहले कंपनी के पते पर जाना होता था, लेकिन वो जहां पे है वहां पे भी शिकायत कर सकता है। मिलावट की बात करें, खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वाले विक्रेताओं के लाइसेंस रद्द करने और जेल भेजने का सख्त प्रावधान है। ठीक है, तो अभी तक हमने 30 इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वेश्चन के माध्यम से इन डिटेल डिस्कस किया और उम्मीद करता हूं अभी तक आपने बहुत अच्छे से सुना ध्यान से। यहां से आपके 2 क्वेश्चन तो मान के चलिए आपके एग्जाम में गलत नहीं होंगे, चाहे अगर आपने ध्यान से पढ़ लिया। ठीक है, तो क्वेश्चन डायरेक्टली भी आ सकता है और इनडायरेक्टली इन डिटेल से भी आ सकता है, और यहां से भी नहीं अगर बन रहा है तो आप उस क्वेश्चन के ऑप्शंस में कुछ यहां से इकट्ठा की गई जानकारी के आधार पे उसे आप एलिमिनेट करके क्वेश्चन करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये सेशन, ठीक है, यहाँ पे टॉपिक वाइज कंप्लीट होता है। अब आपके मॉक टेस्ट की बारी है, तो चलिए आपके मॉक टेस्ट को देख लेते हैं। क्वेश्चन जल्दी जल्दी आंसर कीजिएगा। देखिए अब आपके सामने पहला प्रश्न भी है, इसको ध्यान से पढ़िए और देखिए अब ये आपके लिए बहुत आसान हो गया है ना। पहला प्रश्न है, भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत देशद्रोह का प्रावधान किस धारा में किया गया है? तो दोस्तों बड़ा सिंपल हो गया, जल्दी से कमेंट कीजिए और नहीं तो लास्ट में अपना स्कोर बताइए। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, धारा 152। ठीक है, याद रखेंगे इसके पहले 124A के अंतर्गत था जहां पे राजद्रोह की बात थी, लेकिन अब देशद्रोह की बात हो रही है। अगला प्रश्न, भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम के अनुसार कितने वर्ष से अधिक की सजा वाले अपराधों में फॉरेंसिक जांच अनिवार्य है?
तो दोस्तों प्रश्न नंबर 2 का राइट आंसर है ऑप्शन सी 7 वर्ष। ठीक है, याद रखेंगे, ये नया क्वेश्चन था आपके लिए। अगला प्रश्न, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जीवन और स्वतंत्रता से जुड़ी सूचना कितने समय में देना अनिवार्य है? ये तो आप कर लेंगे, जल्दी से बताइए। इसका अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, विद इन 48 घंटे। वैसे तो नॉर्मली 30 दिनों की बात है, लेकिन अगर ये जीवन और स्वतंत्रता से जुड़ी बात है तो 48 घंटे, और अगर वो राष्ट्र की एकता और अखंडता को बाधित करता है इंफॉर्मेशन, तो अधिकारी नहीं देगा। ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया था। किस धारा के अंतर्गत, आप कमेंट कीजिएगा। SC/ST अधिनियम की कौन सी धारा अग्रिम जमानत एंटीसिपेटरी बिल के, ठीक है, बेल है, के उपयोग को प्रतिबंधित करती है? कमेंट कीजिए। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन सी है, धारा 18A। ठीक है, आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम किस वर्ष से प्रभावी हुआ? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 5 का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, 2006 से। किस अक्टूबर से प्रभावी हुआ है, आप मुझे कमेंट कीजिएगा, क्योंकि मैंने डिटेल में बताया। अगला प्रश्न, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की किस धारा के तहत दहेज देने या लेने के लिए विज्ञापन पर पाबंदी है? बताइए। ऑप्शन सी करेक्ट है, धारा 4A के अंतर्गत। ठीक है, अगला प्रश्न, IT एक्ट 2000 की किस धारा के तहत साइबर आतंकवाद के लिए आजीवन कारावास का, ठीक है, आजीवन कारावास का प्रावधान है? तो अभी हमने डिस्कस किया था, राइट आंसर ऑप्शन सी है, 66F। देखिए आपसे कितने आसानी से क्वेश्चन बन रहे हैं ना, अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे आपसे। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत किसी लोक सेवक के खिलाफ जांच शुरू करने के लिए किसकी अनुमति आवश्यक है? तो दोस्तों हमने क्या देखा था, सक्षम प्राधिकारी। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा, है ना। अब डायरेक्ट हो जा रहे हैं आपसे प्रश्न। उसके बाद किशोर न्याय की बात करा था हमने कि अनुसार जो एक्ट 2015 का है उसमें जघन्य अपराध में किसी, ठीक है, किस आयु वर्ग के बालक को वयस्क माना जा सकता है? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और मैंने आपको बताया भी था, इसमें अगर 16 से 18 वर्ष का कोई बच्चा है तो उसको वयस्क की तरह उसके ऊपर कानूनी कार्यवाही होगी। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के तहत किसी व्यक्ति को अधिकतम कितने अवधि तक हिरासत में रखा जा सकता है? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन डी करेक्ट है, 12 महीने तक। ठीक है, अगला प्रश्न, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है कि अध्यक्ष और सदस्यों का जो कार्यकाल है वो कितना होता है? कमेंट कीजिए। राइट आंसर है 3 वर्ष कार्यकाल होता है, या तो 70 वर्ष पहले पूरा हो गया, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? मैंने आपको बताया था, इसको हम जानते हैं अम्ब्रेला एक्ट के रूप में। ठीक है, ये बहुत पूछा जाता है प्रश्न। मोटर वाहन अधिनियम 2019 के अनुसार शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले पर पहली बार में कितना जुर्माना निर्धारित है? तो दोस्तों इसको भी हमने देखा था, 10,000। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की किस अनुसूची के जानवरों को सर्वोच्च सुरक्षा प्राप्त है? तो हमने बाघ की बात करी थी ना, याद आ रहा है आपको? तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट है, अनुसूची 1 के अंतर्गत। ठीक है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 के तहत कितनी सजा मिलने पर, ठीक है, नेता चुनाव के लिए अयोग्य हो जाता है? तो दोस्तों 2 वर्ष। ठीक है, यही तो हमने आपको बताया था, 2 वर्ष से अधिक अगर सजा मिला है तो वो 6 वर्ष तक बाधित रहेगा, नहीं लड़ सकता। अगला प्रश्न, जनहित याचिका की जो अवधारणा है भारत में शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो दोस्तों 2 लोगों का नाम मैंने बताया था आपको। ठीक है, अब उसमें से एक का नाम है, बताइए, जस्टिस PN भगवती। दूसरे वाले का नाम कमेंट कीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, पोक्सो एक्ट की बात हो रही है। पोक्सो एक्ट के तहत बालक की परिभाषा में कितनी आयु के व्यक्ति आते हैं? तो दोस्तों 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे, ठीक है, इसमें बालक की परिभाषा में आते हैं। मैंने बताया था ना, अगर कोई अपराध कर रहा है और आप देख के आंखें चुरा रहे हैं तो आप भी अपराधी होंगे।
राष्ट्रीय हरित अधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को किसी भी मामले का निपटारा करने में कितने समय के भीतर उनको अपनी मतलब लेना होगा टाइम, कितने समय के भीतर दोस्तों? 6 महीने। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। शस्त्र अधिनियम 2019 के संशोधन के बाद एक व्यक्ति अधिकतम कितने लाइसेंस शुदा हथियार रख सकता है? तो दोस्तों 2। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत, ठीक है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों राष्ट्र स्तर की बात हो रही है और हमने राष्ट्र और राज्य दोनों स्तर की बातें आपको बताई थी। तो जब हम राष्ट्र स्तर की बात करेंगे तो प्रधानमंत्री हो जाएंगे, राज्य स्तर की बात होगी तो मुख्यमंत्री, अगर जिला स्तर पे बात होगी तो कौन हो जाएंगे? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। मानहानि के लिए बीएनएस 2023 में कौन सा नया दंड जोड़ा गया है? तो दोस्तों बहुत इजी हो गया ना ये प्रश्न, और इजी के साथ साथ इंपॉर्टेंट भी है। इसमें कम्युनिटी सर्विस, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है ना। चलिए, इंपॉर्टेंट भी है, इजी भी है, कर लीजिए आराम आराम से। यहाँ पे देखिए FCRA अधिनियम 2010 का संबंध किससे है? तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या है? विदेशी चंदा नियमन से। ठीक है, अभी बताया था ना, SBI का जो नई दिल्ली में मुख्य ब्रांच है केवल उसी में लिया जा सकता है, और कौन कौन बाधित है ना। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 ने किस कृत्य को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है? तो बताइए। आत्महत्या का प्रयास, अभी हमने देखा था, ऑप्शन बी करेक्ट है, और उनको मानसिक उपचार केंद्र में रखा जाएगा, ये बताया था आपको। अगला प्रश्न, बेनामी संपत्ति लेन देन निषेध अधिनियम के तहत दोषी को कितने वर्ष की सजा हो सकती है? तो दोस्तों प्रश्न संख्या 24 का राइट आंसर ऑप्शन सी है, 7 वर्ष तक की कठोर जेल। ठीक है, अगला प्रश्न, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम के तहत सार्वजनिक स्थान से कितनी दूरी तक देह व्यापार प्रतिबंधित है? तो दोस्तों 200 मीटर, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट था। ठीक है, अगला प्रश्न, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 ने किस वर्ष के पुराने अधिनियम का स्थान लिया है? प्रश्न संख्या 26 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी 1986। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। UAPA अधिनियम के तहत किसी व्यक्ति को बिना चार्जशीट के अधिकतम कितने दिनों तक हिरासत में रखा जा सकता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, 180 दिन तक। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की कौन सी धारा डिजिटल साक्ष्य के प्रमाण पत्र से संबंधित है? अभी हमने डिस्कस किया था इसको, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, धारा 63। ठीक है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 63 डिजिटल साक्ष्य के प्रमाण पत्र से संबंधित है। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो दोस्तों बताइए। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी है, 2006 में। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों कौन होता है बताइए। राइट आंसर ऑप्शन सी है, प्रधानमंत्री। ठीक है, और इस तरह से हमने टॉप 30 क्वेश्चन देख लिए हैं, और अभी तक आप बने हुए हैं, मतलब आप डेडिकेटेड स्टूडेंट हैं। और देखिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिटेल में लेके आएंगे और एक ही क्लास में कंप्लीट करेंगे, जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न बन जाए। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके अपना स्कोर बताइएगा, और कमेंट में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। मैं आपको बोलता हूँ जय हिंद जय भारत, आपका दिन शुभ हो।